5 अगस्त 2026 आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, जिसका आपको, हमको, बाजार को, मुझे लगता है देश में हर किसी को इंतजार था, वो फाइनली आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने उसका ऐलान कर दिया है और पॉलिसी अनचेंज्ड है। जो रेपो रेट है वो अनचेंज्ड है। हालांकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स इस पॉलिसी में सामने निकल करके आए हैं और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हैं जिनको डिस्कस करना बेहद जरूरी है। इसलिए आज इस वीडियो में मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस करेंगे, पॉलिसी में क्या कुछ सामने निकल करके आया उसको डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस समय शरद कोहली जी यहाँ पर मौजूद है। सर, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। थैंक यू सो मच अर्निमा, आपको और गुड रिटर्न्स के सभी गुड फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो रेपो रेट अनचेंज्ड है 5.25% पर सर, और ये लगातार चौथी बार ऐसा हुआ है जब ब्याज दरों में कोई भी चेंज नहीं किया गया। हालांकि आरबीआई गवर्नर ने जो स्टांस है उसको न्यूट्रल रखा है, यानी आगे के लिए हर तरीके के ऑप्शंस खुले हुए हैं। फिलहाल तो लोगों की ईएमआई पर कोई असर नहीं पड़ा, बाजार के ऊपर भी कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं देखने को मिला है अभी तक, जब हम सुबह से देख रहे हैं कि बाजार में किस तरीके से कामकाज हो रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये समझना चाहते हैं, एज एक्सपेक्टेड पॉलिसी? बिल्कुल 100% एक्सपेक्टेड पॉलिसी। थोड़ी सी पॉलिसी बल्कि बीच में बोरिंग सी भी लग रही थी क्योंकि बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कोई नहीं थी। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, एमएसएफ एसडीएफ में भी कोई बदलाव नहीं है। 5 और 5.5 का है, 5.25 रेपो रेट बना हुआ है। लोगों की ईएमआई घर की, कार की, पर्सनल लोन की, एजुकेशन लोन की जस की तस बनी रहेगी। जितनी आप ईएमआई दे खुशी मना लीजिए कि बड़ी नहीं, वैसे की वैसे बनी हुई है। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट टेक अवे। 3 कंसर्न्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने अर्निमा बताए। वेस्ट एशिया की क्राइसिस का उन्होंने बताया कि अनसर्टेनिटी हमारे सिर पर खड़ी हुई है। उन्होंने एल नीनो का बताया, जो हालांकि जुलाई ठीक ठाक रहा मॉनसून के मामले में, पर अभी अगस्त सितंबर बाकी है। आईएमडी की फोरकास्ट थी शॉर्टेज होगी, अभी इंतजार करना होगा, वो एक अनसर्टेनिटी। और तीसरा ट्रेड पॉलिसी रिलेटेड शॉर्टेज, उन्होंने अनसर्टेनिटी की बात करी है। जो अमेरिका की टैरिफ की ट्रेड पॉलिसी है, इससे रिलेटेड अनसर्टेनिटी जो है, ये 3 अनसर्टेनिटीज की बात करी। काफी चर्चा उन्होंने अर्निमा इन्फ्लेशन की करी। इन्फ्लेशन को उन्होंने 5% रखा है इस साल का, थोड़ा सा मॉडरेट किया है हल्का सा। फूड और फ्यूल को 2 विलेन बताया इस समय, दोनों विलेन जो है वो फूड और फ्यूल है। कोर इन्फ्लेशन कोई ज्यादा उनको चिंता की बात नहीं नजर आ रही है। पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर मैं एज एन इकोनॉमिस्ट, हल्का सा मेरी एनालिसिस इसमें फर्क है, क्योंकि जो बेसिक इन्फ्लेशन है, जब दुकानों पे लोग सामान खरीदने जा रहे हैं ग्रोसरीज का, उनको जमीनी तौर पे इन्फ्लेशन, ये जो हेडलाइन इन्फ्लेशन से ज्यादा नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा कोलेशन में कुछ रिव्यू करने की जरूरत है कि क्या वो सीपीआई कैप्चर कर रहा है सब चीजों के, कि नहीं कैप्चर कर रहा है। जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, कोर इन्फ्लेशन है, उस सब चीजों को कैप्चर शायद कर रहा है या नहीं कर रहा है, बेस इफेक्ट भी है, वो सब देखना होगा। पर बेसिकली इन्फ्लेशन 5%। जीडीपी का उन्होंने नंबर्स को थोड़ा सा रिवाइज किया है। पिछली बार उन्होंने 6.9 से 6.6 किया था, इस बार 6.9 को उन्होंने 10 बेसिस पॉइंट उठा के 6.7 पे किया है। क्वार्टर बाय क्वार्टर थोड़ा ऊपर नीचे। उनको लग रहा है कि कहीं थर्ड क्वार्टर के बाद भारत को थोड़ी राहत मिलनी शुरू होगी इन्फ्लेशन के मामले में। फोर्थ क्वार्टर हमारे लिए अच्छा रहेगा। फॉरेक्स रिजर्व की बात करी उन्होंने। फॉरेक्स रिजर्व उन्होंने नंबर तो बहुत बढ़ चढ़ के नहीं बोला, $680 बिलियन के आसपास मेरे पास जो लास्ट रिकॉर्डेड आंकड़ा है जी। तो उन्होंने कहा 11 महीने के हमारे इंपोर्ट्स कवर करता है, 91% के करीब ये हमारी फॉरेन डेट को कवर करता है। ये एक अच्छी बात है। ऑलमोस्ट हम युद्ध से पहले जो हमारी फॉरेक्स की पोजीशन थी, भले ही उस समय हमारे 720-730 बिलियन डॉलर के आसपास थे, पर हम लगभग उस तक है। क्रूड ऑयल के दाम इस समय $80 से नीचे चल रहे हैं। थोड़ी सी राहत है, युद्ध में थोड़ी सी रुकने की खबर है, तो ये एक रे ऑफ होप है। हालांकि अभी क्राइसिस और अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता जो है अर्निमा, वो पूरी तरह से बनी हुई है। कृषि क्षेत्र में उन्होंने कहा थोड़ा सा अभी क्लाउडेड ग्रोथ है एल नीनो की वजह से। एफडीआई को लेके मुझे थोड़े आंकड़ों ने बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं किया। $30 बिलियन ग्रॉस एफडीआई आई इस क्वार्टर में, पर जो नेट एफडीआई है, क्योंकि यहाँ पैसा आता है वो वापस भी चला जाता है, $7 बिलियन हमारी नेट एफडीआई रही है। तो वहां थोड़ी सी मुझे चिंता दिखाई दी, क्योंकि $7 बिलियन को बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नंबर मुझे एफडीआई पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं नजर आता है फॉर दैट मैटर। और दूसरा जो नंबर जिसने मुझे चिंता में डाला, वो $86 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट है, मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट है, जो कि क्रूड ऑयल की वजह से, वो भी, पर वो क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइस इन्फ्लेटेड थी तो स्वाभाविक ही था। 3 आइटम जिसके मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ, उन्होंने इस बार पहली बार
उन 3 आइटम्स का जिक्र किया जो सबसे ज्यादा भारत के ऊपर इंपोर्ट बिल बढ़ाते हैं। जी। पहला क्रूड ऑयल, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स और तीसरा सोना। जी। और यही सोना वही है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री जी मई में आए थे, उन्होंने साथ हिदायत दी थी कि फॉरेक्स पे हमारा बहुत लोड डालता है सोना। तो ये कुल मिला के एक समराइज व्यू है पूरी की पूरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। 20-21 मिनट की उनकी करीब इस बार स्पीच थी, बहुत लंबी भी नहीं उन्होंने दी क्योंकि ज्यादा कुछ कहने के लिए था नहीं। स्टैंस न्यूट्रल था, ना हॉकिश था ना डविश था, और जैसा कि आपने कहा यहाँ से अभी कहीं भी जा सकता है। सारी चीज की जो कुंजी है की है वो 2 शब्द में अगर मैं बोलूं तो डोनाल्ड ट्रंप। जी सर, मैं भी यही पॉइंट आउट करने वाली थी कि मुझे लगता है ये आरबीआई पॉलिसी भी आज ड्रिवन बाय डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रही है। अच्छा, इन्फ्लेशन की हम बात करें क्योंकि ये तो आपने क्लियर आउट ही कर दिया कि जो स्टांस है वो न्यूट्रल रख के, ना तो हॉकिश ना तो डोविश किसी भी तरीके की पॉलिसी की एक्सपेक्टेशन अभी तो नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि मैं आपसे यही पूछने वाली थी सर, आगे के लिए इसको हॉकिश मान के चलें या फिर डोविश मान करके चलें, क्योंकि ऑप्शंस तो दोनों तरफ के खुले रखे हुए हैं अभी आरबीआई गवर्नर ने। देखिए, जो मैंने अभी 2 शब्द बोले डोनाल्ड ट्रंप, ही इज द आंसर आपके सवाल का। बिकॉज ये किस करवट बैठते हैं ये, क्या ये स्टेटस को बना के रखते हैं? अगर ये स्टेटस को बना के भी रखते हैं तो क्या ऐसा तो नहीं ईरान फिर कुछ दिन की शांति के बाद फिर उसको भंग कर देता है एक आध मिसाइल चला के? तो ये सारा कुछ आई थिंक वेस्ट एशिया विल प्रोवाइड द आंसर। कुछ ये मॉनसून में आंसर रहेगा। अगर मॉनसून यहाँ से अगस्त सितंबर में ज्यादा बिगड़ता है और एल नीनो इफेक्ट दिखाई देता है तो फिर महंगाई की तरफ वो रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 2 महीने बहुत क्रूशल है, बाकी के साल को की दिशा वो निर्धारण कर देंगे। यानी कि बाकी के 6 महीने कैसे रहेंगे ये आने वाले 2 महीने में अगस्त सितंबर में हमको पूरी तरह से पता लग जाएगा। अभी मैं किसी और चैनल पे था, मुझसे यही सवाल पूछा गया कि आगे आप कैसे देखते हैं, तो मैंने बड़े सीधे तरीके से कहा कि आपको एक ऐसा अनिश्चितता बड़ा माहौल है कि इसमें कोई भी आप शॉर्ट टू मिड टर्म फोरकास्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप देखिए ना, अभी मार्केट ही जैसे रिएक्ट कर रहा है। मार्केट को खैर मार्केट तो अभी भी वो कैश के हैंगओवर में है। जो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन जो 10 मिनट का है उसको लेके इतने ट्रेडर्स कंफ्यूज हैं, इतना कंफ्यूजन है। आज सेबी का एक डेलीगेशन भी मिला है कल ब्रोकर्स का। 2 दिन से काफी वॉलेटाइल भी है सर। सेंसेक्स और निफ्टी में भी कोई तालमेल नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है निफ्टी और सेंसेक्स जो है, जो अलग अलग देशों की इंडाइसेस चल रही हैं, आपस में ऐसा लगता है उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया एक दूसरे से। अब तुम इस तरफ जाओ तो मैं उधर जाऊंगी, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। तो सेंसेक्स निफ्टी में अलाइनमेंट बिगड़ गया है और मुझे लग रहा है 2-4 दिन की दिक्कत है। और मेरी काफी ऑपरेटर से हमारी अपनी विंग भी है, कंफ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करी जा रही है। सारा जो ऑक्शन सिस्टम है जो आखिरी के 10 मिनट में चलता है उसको कैसे कंक्लूड करना है, क्योंकि अभी तक हम वेटेड एवरेज पे काम करते थे आधे घंटे के, आखिरी के आधे घंटे के। अब वो सडनली उसमें बदलाव आया है। एक्चुअली सिस्टम्स तैयार नहीं है। जिस तरीके से स्टाफ जो ऑपरेट करता है, जो सौदे एग्जीक्यूट करता है, उसमें ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं थी। तो धीरे धीरे 2-4 दिन लगेंगे इसको सारे समझने में। तो मार्केट भी अभी वैसे भी मार्केट को, अर्निमा आपने देखा होगा, मार्केट के लिए वैसे भी पॉलिसी में ज्यादा कुछ है नहीं, जैसे था वैसे का वैसा ही है। तो मार्केट ने तो वैसे ही ज्यादा रिएक्ट नहीं करना था। पर वैसे भी मार्केट को मैंने देखा जब पॉलिसी आती है तो समझने में कई बार कुछ घंटे, कई बार 1 दिन लग जाता है। मैंने तो यहाँ मार्केट को अगले दिन रिएक्ट करते हुए देखा है पॉलिसी पे, जो कि पॉलिसी मार्केट आवर्स में आ जाती है। पर इसको धीरे धीरे समझते एनबीएफसी के लिए मिली जुली सी खबर है। चलिए, इंटरेस्ट रेट बढ़े नहीं, घटे भी नहीं, वैसे का वैसा ही है। तो आपको सेक्टर, आई थिंक रिजल्ट ड्रिवन ही मार्केट फिलहाल तो रहेगा। जो मुनाफे नतीजे आ रहे हैं उसके आधार पर ही मार्केट अभी आगे चल रहा है। और जो अंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑयल को मार्केट स्वागत करेगा। अभी तो कैश हैंगओवर जिसको मैं बोल रहा हूं, अभी तो कैश हैंगओवर है, पर ये क्रूड ऑयल की जो कीमतें और 80 से नीचे आई हैं, दिस इज अ मैटर फॉर मार्केट टू सेलिब्रेट। तो मुझे लग रहा है आज हो सकता है कि क्लोजिंग टाइम तक कुछ मूवमेंट दिखाई दे, पर अभी तो कैश बहुत बुरी तरह से हावी है मार्केट पर। हो सकता है कल आपको ये क्रूड ऑयल और मॉनेटरी पॉलिसी में जो अच्छी बातें थी उसको सुनकर मार्केट कुछ उसको सेलिब्रेट करे। ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन इंटरनेशनल क्यूज किस प्रकार के आते हैं उस पर निर्भर करेगा। सोना बड़े अच्छा रिएक्ट कर रहा है अर्निमा। सोने में $100 से भी ज्यादा की तेजी आ गई है। सोने चांदी भी $61-62 के 61-62 के आसपास आ गया है। क्रूड ऑयल का सस्ता होना, डॉलर इंडेक्स का 100 से नीचे चले जाना, बॉन्ड यील्ड भी 4.62 के आसपास आ गई है। मेरी एक टीम है जो कॉमेक्स में कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रैक करती है। उन्होंने मुझे जो रात को काम करती है, उन्होंने मुझे बताया कि कल रात को कॉमेक्स में बहुत भारी मात्रा में शॉर्ट कवरिंग हुई है। जो शॉर्ट्स बने हुए थे कॉमेक्स में गोल्ड और सिल्वर के, उनमें कवरिंग हुई है। जैसे ही क्रूड ऑयल के दाम नीचे आने की खबर आई थी, उन्होंने भाग के शॉर्ट कवरिंग करी है,
जिसकी वजह से आपको $100 के आसपास का ये उछाल दिखाई दे रहा है। जी, बहुत सारे आंकड़े सर, मैं वैसे भी आपके सामने रखने वाली थी, आपने सामने से खुद ही बता दिए। लेकिन अगर इन आंकड़ों की हम बात कर ही रहे हैं कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो आरबीआई ने जो प्रोजेक्शन है उसको 10 बेसिस पॉइंट घटा ही दिया, 5.1% से 5% पे ले आए। जीडीपी ग्रोथ को 10 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है, 6.6% से 6.7% पे ले आए हैं। रुपया ऑलरेडी 95 पे आ गया है, जो $97-98 के रेट पर पहुंचने वाला था। जीएसटी कलेक्शंस के नंबर जो आए अभी रिसेंटली, वो भी 2.11 ट्रिलियन रुपीस जो है वो क्रॉस कर चुके हैं जुलाई मंथ का, अगर मैं डेटा देखूं तो। उसके अलावा एक और बड़ा आंकड़ा आया एफसीएनआर को लेकर के। एफसीएनआर डिपॉजिट जो है वो $36.72 बिलियन के इस समय भारत में आए। सारे ही आंकड़े इस समय यहाँ पर ग्रीनिश व्यू दिखा रहे हैं, सब कुछ हरा हरा दिख रहा है। इकोनॉमी को लेकर के अगर मैं सवाल करूं, सब कुछ ठीक है अब भारतीय इकोनॉमी में? और ठीक ठाक सा है, अगर मैं इसको बिल्कुल देसी भाषा में बोलूं, क्योंकि पीएमआई के आंकड़े आए वो बहुत अच्छे नहीं थे। 53.5 आए, थोड़े कमजोर आए। आईआईपी के नंबर 7.3 आए। और ये जो जीएसटी के नंबर्स हैं, इसमें हम इंपोर्ट का कंपोनेंट बहुत बड़ा होता है, आपको पता ही होगा। इसमें जो अगर इंपोर्ट को आप हटा के देखें तो कोई बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है। ओवरऑल टोटल आंकड़े 2.11 दिख रहा है, वो ठीक है। पर जितना ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, ये सबको पता होना चाहिए, उतना ही आपकी जीएसटी कलेक्शन बढ़कर आती है, क्योंकि हम उस पे इंपोर्ट पर उस जीएसटी कैलकुलेट करते हैं। तो आई थिंक मिला जुला सा है इस समय, और बहुत ही अनसर्टन सा माहौल है। पर कुल मिला के भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत उतनी बुरी नहीं है। भारत बहुत डाइवर्स देश है, हर प्रकार का वर्ग है। यहाँ बहुत वर्ग है जो परेशान रहता है, दुखी रहता है, गरीब है, लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है। तो भारत में ना कुछ भी मैं इतना दिन में 7-8 में शो करता हूँ अर्निमा, अलग अलग चैनल्स पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, इकोनॉमिक्स पर ही बोलता हूँ मैं, फाइनेंस पर बोलता हूँ। मैंने इन सब का निचोड़ निकाला है कि अब भारत में हम कभी ऐसा कहें कि सब कुछ बहुत बढ़िया है तो कोई वर्ग आ जाएगा कहने, देखो भाई हम तो दुखी हैं। जब आप कहते हैं कि सब कुछ बहुत खराब है, तो वहां से कोई आ जाएगा कि देखो ये तो यहाँ तो ये नंबर्स इतने अच्छे बता रहे हैं। तो भारत में आप यूनिफॉर्मली कहना अच्छा, पर ओवरऑल हम जब मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपने ठीक कहा कि नंबर्स उतने बुरे नहीं है। पीएमआई को अगर हम छोड़ दें, 50 से ऊपर पीएमआई रहती है तो हम एक्सपैंड कर रहे हैं। दे आर नॉट ऑल दैट बैड, पर वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन इस समय है। मैं व्यक्तिगत तौर पर मैंने 30 सितंबर तक का टाइम रखा हुआ है। जैसे ये जो युद्ध रुका है इस समय, ये युद्ध को मैं चाहूंगा कि अगर 1 महीने तक ये स्टेटस को रहता है, 1 महीने तक, क्योंकि पिछले 5 महीने में तो ऐसा हुआ नहीं कि 1 महीना क्या, 3-4 दिन, हफ्ते में ही कहीं से मिसाइल चल जाती है। तो अगर 1 महीने तक ये शांति बरकरार रहती है, तब हम कंक्लूड कर पाएंगे अर्निमा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि इस युद्ध ने हमारी अर्थव्यवस्था को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर से काफी असर डाला है। ये तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। आज अगर हम महंगाई की बात कर रहे हैं, जीडीपी स्लो डाउन की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि युद्ध की वजह से हम इम्पैक्टेड हैं। 88% हम अपना क्रूड बाहर से लेते हैं, एनर्जी आती है, कितना सारा हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पानी के जरिए होता है। तो मुझे लग रहा है 1 महीना किसी तरह ईरान और डोनाल्ड ट्रंप अगर शांत बैठ जाए, बिल्कुल शांत बैठ जाए, तो फिर हमें यहां से हम कंक्लूड कर पाएंगे कि इसकी दिशा और दशा कैसी रहेगी। बट आई थिंक अंटिल सच टाइम I like to stop myself from going to a party के भाई अब जो है क्रूड ऑयल 80 से नीचे आ गया, चलो आज पार्टी पर चलते हैं, आज तो सेलिब्रेट करते हैं, अब तो मार्केट भी यहाँ से ऊपर जाएगी। हालांकि मार्केट का फैब्रिक इंप्रूव हुआ है। हम अब 24,500, हमने एक बहुत बड़ा अड़चन थी उसको पार किया है। 25,000 की तरफ हम उम्मीद है कि हम जा रहे हैं। बट एज आई सेड, there's a 2-word answer, डोनाल्ड ट्रंप। सर बिल्कुल। अच्छा, आरबीआई की पॉलिसी में एक और पॉइंट जो हाईलाइट आरबीआई गवर्नर ने किया वो ये कि Q3 में महंगाई पीक पर रह सकती है। Q2 भी हालांकि थोड़ा महंगाई की तरफ ही जा रहा है, 3 पे पीक पे रहेगी। हो सकता है Q4 तक चीजें ठीक हो जाए। ये Q3 वाले पीक को कैसे डील करेंगे सर? क्योंकि क्या होता है अर्निमा, जब भी महंगाई क्या होता है सीपेज की तरह होती है। आपको याद होगा हमने बात करी थी जी। जैसे दीवार में सीलन आती है, तो सीलन को आपको जब सुखाना होता है और जब पीछे से सोर्स सीलन का बंद भी हो जाता है तो उसको सूखते सूखते वक्त लगता है। ये जो Q3 Q4 है, ये वही एग्जैक्टली एनालॉजी वही जाती है कि Q3 तक बढ़ेगी, क्योंकि जो सिस्टम में हाई इनपुट कॉस्ट पर सामान जा चुका है, जो हाई इनपुट कॉस्ट पर रॉ मटेरियल है और भी जितनी भी सामान ऑलरेडी फैक्ट्रीज में जा चुका है और जो शेल्फ पे आएगा होलसेलर्स के पास जब तक वो बिकेगा, फिर Q4 तक ये कूल डाउन होगा। ये इस तरीके से लगाया, बिकॉज यू कैन नॉट कंट्रोल
इन्फ्लेशन ओवरनाइट। आप आज रात को अगर कोई करेक्टिव मेजर ले ले कि कल आपको सामान सस्ता मिलने लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो जिस दुकानदार ने सामान महंगा लिया हुआ है, अरुणिमा ध्यान दीजिएगा, वो तो उसी कीमत पर बेचेगा। तो आपके लिए महंगाई तब तक बनी रहेगी जब तक उसका वो स्टॉक खत्म नहीं हो जाता। तो ये एक कैलकुलेशन आरबीआई करता है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो डीप डाउन कितनी देर तक फील होना शुरू होता है। तो उसमें वो लोग नॉर्मली क्या करते हैं, 2 क्वार्टर्स का, 3 से 6 महीने का एक लैग रखते हैं, इसको हम लैग कहते हैं। तो वो लैग चलेगा, तो इसीलिए Q4 का उन्होंने कहा वो भी तब है अगर परिस्थिति स्टेटस को रहती है, यानी कि सुधार ये जो है लगातार दिखने को मिलता है। जो आपको मैं कह रहा हूं कि 1 महीना अगर लड़ाई रुक जाती है तो आपको मैं पूरी फोरकास्ट दे दूंगा, अभी की नहीं 27-28 की भी दे दूंगा। 1 महीना बस लड़ाई किसी तरह रुक जाए। जी सर, रुपए के ऊपर भी डिस्कस करना बनता है, क्योंकि देखिए $95 95 वाले एक स्टेटस पर तो आ गया है इस समय रुपया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अब ये 95 से 98 वाला ही न्यू नॉर्मल दिखाई दे रहा है, क्योंकि चीजें ईज आउट भी होती हैं तो भी 95 94 के नीचे नहीं जा रहा है रुपया। यहाँ पर तो FCNR डिपॉजिट्स भी बढ़ गए, GST को लेकर के भी अच्छे आंकड़े आ गए, हर तरफ से सब कुछ ठीक ठीक दिखा, फिर भी रुपए के ऊपर प्रेशर बना हुआ है। आई थिंक रुपया, मुझे लग रहा है कि आरबीआई ने इंटरवीन किया है रुपए में। और निमा आरबीआई ऑफिशियली कई बार ये आंकड़ा आता है, कई बार देर से आता है। आरबीआई ने इंटरवीन किया है और कुछ FCNR डिपॉजिट्स जो आए हैं उससे भी फर्क पड़ा है। कुछ हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी चल ही रहे हैं यहाँ पर मेनली मुझे इसमें आरबीआई इंटरवेंशन और FCNR डिपॉजिट्स नजर आते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा कूल डाउन, कुछ क्रूड ऑयल की कीमत काम डाउन होने से भी रुपए का प्रेशर कम हुआ है। तो 95 के आसपास दिख रहा है। जी हाँ, बहुत नीचे आना तो अरुणिमा मुझे यहाँ से अभी संभव नहीं लग रहा है। इस बात को तो मैं स्वीकार करूंगा कि आप उम्मीद करें कि फिर ये 85, आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें पिछले 20 साल की, मुझे बताइए रुपया कभी वापस गया है? आप इसको प्लॉट करके देखिए 20 साल का, आप देखेंगे हमेशा इसका चार्ट ऊपर का ही है। सो आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू गो बैक टू 75 और 80। बिल्कुल आपने जो न्यू नॉर्मल वाली बात करी, अब तो न्यू नॉर्मल तो यही होता है अरुणिमा कि भाई जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहो, कम से कम पीछे मत जाओ, खड़े रहो। तो यही रुपए के लिए ताकत बताई जाती है कि रुपया अब ठहर गया है। पीछे जाने वाली बात तो मुझे यहां से नजर नहीं आती है। हाँ, एक शर्त पे हो सकता है कि मेरी जो अपनी जियो इकोनॉमिक कैलकुलेशन कहती है दैट डॉलर विल कोलैप्स। तब होगा वो, इट कैन बी 2 years 3 years, 2-3 साल में डॉलर, 2 से 5 साल के अंदर डॉलर कोलैप्स करेगा, जरूर कोलैप्स करेगा, क्योंकि एक बबल है जो फॉरेक्स मार्केट में, हम लोग फॉरेक्स मार्केट अमेरिका में जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, हम उस पर बहुत पैनी नजर बना के लगते हैं। और मुझे साफ नजर आ रहा है कि डॉलर को आर्टिफिशियली पंप किया जा रहा है, को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए। तो आर्टिफिशियली जो काम होता है वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। तो अगर डॉलर कोलैप्स करेगा तो फिर बात अलग है, फिर तो रुपया आप 20-30 रुपए पर डॉलर भी आ सकता है। पर अभी ये जो सिचुएशन है इसमें मुझे बहुत ज्यादा यहाँ से रुपये में गेन होता दिखाई नहीं दे रहा। यहीं ठहर जाए, यही काफी रहेगा। जी सर, वैसे शेयर मार्केट को अब आगे के लिए कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जब सब कुछ ठीक होने लगता है तो वहां से बाजार थोड़ा कंफ्यूज होना भी शुरू हो जाता है कि कहीं कोई बुरी खबर तो नहीं आ जाएगी। अभी तो बाजार में सब कुछ ठीक है, लेकिन आगे के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस? बाजार बहुत वल्नरेबल हो गया है अरुणिमा, और बाजार के लिए मैं कहूं अगर आगे, तो मैं निराशावादी साउंड नहीं करना चाहता, पर बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत टफ है इससे आगे जो रास्ता है, क्योंकि इतनी ज्यादा अनिश्चितता। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए अरुणिमा के डेवलप्ड वर्ल्ड में रिसेशन आया हुआ है, वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात है, इसके बारे में आपसे पहले मैं बात कर चुका हूं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। पर डेवलप्ड वर्ल्ड में रिसेशन आया हुआ है, तो ये रिसेशन एक वायरस की तरह होता है, ये फैलता है। अभी डेवलप्ड वर्ल्ड में आया है, फिर ये सेमी डेवलप, फिर इमर्जिंग इकोनॉमीज में वहां भी आ सकता है आने वाले समय में। तो इसलिए शेयर मार्केट देखिए उछाल तो मारेगा। हमारा 26,377 का जो ऑल टाइम हाई है, मैं ये नहीं कहता कि वहां नहीं छुएगा, उसको क्रॉस करेगा, पर मेन इसमें तब मैं मानूंगा जब वहां ठहरा रहे, बिकॉज इट इज नॉट एबल टू स्टे। 1 कदम आगे 2 कदम पीछे, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, लगातार ये सिलसिला आपको हफ्ते दर हफ्ते दिख रहा है। थोड़ा सा इस पिछले 1-1.5 हफ्ते में कुछ सुधार दिखाई दिया है। हम जो 24,000 के बैरियर को ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, उसको ब्रेक करके फिर 24,500 को भी हमने ब्रेक किया है, वो थोड़ा सा सुधार दिख रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि मोमेंटम, आई डोंट वांट टू साउंड पेसिमिस्टिक अरुणिमा,
बट मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी बहुत शॉर्ट टर्म में मार्केट के लिए कोई बहुत पॉजिटिव व्यू मैं नहीं रखना चाहता हूं। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए आई एम वेरी बुलिश बिकॉज इंडिया इज इमर्जिंग एज अ वेरी वेरी पावरफुल इकोनॉमिक कंट्री। तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए मैं बुलिश हूं, पर शॉर्ट टू मिड टर्म मुझे बहुत कठिन लगता है। यहां से बार बार आपको ये ब्रेक लगते हुए, बार बार झटके लगते हुए देखेंगे। जब जब बाजार ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, कोई ना कोई अंतरराष्ट्रीय मोर्चे से ऐसी खबर आएगी जो इसको दबाने की कोशिश करेगी। सो आई थिंक थिंग्स आर लुकिंग अ बिट टफ गोइंग फॉरवर्ड। आई थिंक ट्रेडर्स, ऑपरेटर्स, इन्वेस्टर्स को बहुत वॉचफुल रहने की जरूरत नजर आती है। सर वैसे आप एफआईआईज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं बाजार में, क्योंकि डीआईआईज का लेकर के आपको ऑप्टिमिज्म ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से एफआईआईज का सवाल करना बेहद जरूरी, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स जो हैं वो एफआईआईज को अट्रैक्ट करने के लिए ही इंडियन इकोनॉमी में दिए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं। अब एफआईआईज लौटेंगे या नहीं? अब तो यूएस में भी अगर देखें तो उनके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पोजिशंस नहीं नजर आ रही हैं। 20,000 करोड़ जुलाई के महीने में अर्निमा पॉजिटिव आया है। ये फरवरी के बाद देखने को मिला हमें। मार्च, अप्रैल, मई, जून में बेहिसाब बिकवाली थी। जो लोग दिल्ली नहीं रहते उनके लिए बता दूं, करोल बाग रजौरी गार्डन में सेल लगती है, बिल्कुल ऐसी सेल की तरह थी और 4 महीने में भर भर के बिकवाली करी है। फाइनली फरवरी के बाद जुलाई में कुछ पॉजिटिव दिखाई दिया है। देखिए एफआईआईज को मुझे लगता है, यू आर राइट कि मैं मार्केट को आत्मनिर्भर बनते हुए देखना चाहता हूं, पर एफआईआईज का कहीं ये टिकते नहीं है। इनके तो घूमता हुआ पैसा है, चलता हुआ पैसा है, आज यहाँ कल वहां। सो दे विल कम बैक, एज आई सेड, ये वापस तो आएंगे। पर कब आते हैं? जैसे जैसे क्रूड ऑयल की, चलिए मैं आपको क्लू देता हूं, जैसे जैसे क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे आएगी अर्निमा, आपको एफआईआईज वापस आते हो। अगर एफआईआईज भी बाइंग कर रहे हैं, उधर हमारे डीआईआईज भी बाइंग कर रहे हैं, तो फिर मार्केट को यहां से एक पुश मिल सकता है। तो एफआईआईज ऑलरेडी उन्होंने इंडिकेशन देने शुरू हो गए हैं। अब लगातार बिकवाली नहीं है, आप देखिए किसी दिन पॉजिटिव हो जाता है, किसी दिन नेगेटिव हो जाता है। सो एफआईआईज आर टर्निंग अराउंड। आई थिंक जो वियतनाम में, कोरिया में, जापान में, चाइना में जो पैसा गया है, जब इनका वहां पर टारगेट अचीव हो जाएगा तो दे विल कम बैक। आई थिंक इंडिया को तो कोई भी एफआईआई लॉन्ग टर्म में इग्नोर नहीं कर सकता है। सो जैसे जैसे अब ये जो रिजल्ट सीजन है, एफआईआईज आपको बताऊं, मैं 1-2 सिंगापुर में एफआईआईज हैं कुछ बड़े जिनसे मैं संपर्क में रहता हूं जी। दे आर कीपिंग अ वेरी वॉचफुल आई ऑन द इंडियन मार्केट। ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको बहुत क्लोजली वो लोग मॉनिटर कर रहे हैं और बहुत सिलेक्टिव बेसिस पे बाइंग हो रही है। पहले बाइंग होती थी अक्रॉस द बोर्ड, अब बाइंग हो रही है बहुत सिलेक्टिव। वो बहुत चूजी हो रहे हैं। लार्ज कैप की तरफ नजर है, मिड कैप, स्मॉल कैप में भी देख रहे हैं, और कंपनीज की बॉटम लाइन प्रोजेक्शंस बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करके इस बार वो चाहते हैं कि इस बार आए तो और अच्छा पैसा बना के जाए। तो हर किसी का लक्ष्य रहता है, बट दे विल कम बैक। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू फील सैड कि वो अब नहीं आएंगे। ऑलरेडी आपको जुलाई में आते दिखे। जी सर, एक आखिरी सवाल और उसके बाद हम इस बातचीत को कंक्लूजन की तरफ लेकर के जाएंगे। गोल्ड सिल्वर, क्योंकि सब चीजों पर आपका नजरिया इंपॉर्टेंट है सर। गोल्ड सिल्वर, हालांकि आपने गोल्ड को मेंशन भी किया बातचीत के दौरान, लेकिन आगे का आउटलुक गोल्ड सिल्वर को लेकर के कैसा है ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि गोल्ड को सपोर्ट मिलता दिख रहा है, तेजी से बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है गोल्ड में, लेकिन ये जो तेजी आई है ये क्या कंटिन्यू रहेगी? वापस अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचेंगे सोना चांदी? लॉन्ग टर्म में तो पहुंचेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है अर्निमा। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब 2 से 5 साल, बल्कि उससे भी पहले। कल यूबीएस की एक भविष्यवाणी आई जी, उन्होंने सितंबर, दिसंबर, मार्च और जून 27 तक की दिया। उन्होंने कहा सितंबर में ये 4200 पहुंचेगा, फिर 4400 पहुंचेगा, फिर 5000 पहुंचेगा और जून में 5200 पहुंचेगा। यूबीएस ने बोला है ये। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने तो इंडिया के साथ एक अलायंस घोषित करी है। 10-20 साल का आगे रोड मैप वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने इंडिया के आगे रखा है। वो जेन जी को गोल्ड से जोड़ना चाहते हैं, नई माइनिंग में इंडिया की हेल्प करना चाहते हैं, इंडिया को 10-20% गोल्ड प्रोड्यूसर बनाना चाहते हैं, जो इंडिया अभी मात्र 1% अपनी जरूरत का गोल्ड कुल इंडिया में होता है, 99% इंपोर्ट करता है। लॉन्ग टर्म के लिए मैं बहुत बुलिश हूँ। शॉर्ट टर्म में यही फैक्टर्स गवर्न करेंगे अर्निमा। आई थिंक क्रूड ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्रूड ऑयल, डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड, ये 3 पैरामीटर्स हैं। और ऑफ कोर्स फेड के रेट्स अमेरिका में कैसे रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि नवंबर तक रेट्स अमेरिका में बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन है। रिपब्लिकन्स की पोजीशन लगातार कमजोर होती जा रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरती जा रही है। तो मुझे लगता नहीं है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे। तो इसलिए मुझे यहाँ से सोने चांदी में कुछ बेहतरी नजर आ रही है, पर लॉन्ग टर्म में बहुत बेहतरी नजर आ रही है।
सर लेकिन थोड़ा सा फंसा हुआ भी है ना, क्योंकि देखिए दो इंपॉर्टेंट देश हैं, एक चाइना और एक रशिया। रशिया जो है वो अचानक सोना बेचने पर आ गया है और अच्छी खासी जो गोल्ड है उनके पास उन्होंने बेच दिया है। उधर चाइना लगातार गोल्ड खरीद रहा है, तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। रशिया ने बेचा क्योंकि रशिया की जो आर्थिक हालत है, 4.5 साल से वो युद्ध लड़ रहा है, उसकी वजह से, और उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बीच बीच में चरमरा जाती है, तो उन्होंने एक मुसीबत में आके बेचा। तो वो ऐसे तो तुर्की ने, पोलैंड ने भी खबर आई थी बीच में बेचा, पर आई थिंक दैट इज बिकॉज ऑफ देयर मुसीबत में उनको बेचना पड़ा। पर जिस तरीके से चाइना, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और बहुत सारे यूरोप के देश लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं, डॉलर एसेट्स को रिप्लेस करके गोल्ड में ला रहे हैं, उसको देख के लगता है कि गोल्ड इज गोइंग टू बिकम द फ्यूचर मेजर ऑफ वैल्यू, करेंसी बनने वाला है। करेंसी मेरा मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ करेंसी कि आप लेन देन करेंगे, पर मेजर ऑफ वैल्यू सबसे बड़ा बनने वाला है डॉलर को डीथ्रोन करके। और इस बात को लेके डोनाल्ड ट्रंप की रात को कभी कभी नींद खुल जाती है जब उनको ये ख्याल आता है कि मेरा डॉलर, मेरा डॉलर, मेरा डॉलर। जी सर, तो इसको इसी से कंक्लूड करें कि डोनाल्ड ट्रंप ड्रिवन हो गई है थोड़ी सी बाकी देशों की भी पॉलिसी और इंडिया की भी पॉलिसीज जो आ रही हैं। एग्जैक्टली ऐसे आपने देखा अभी जापानीज येन 164 पर चला गया था और 28 साल बाद अमेरिका ने उसको रिकवर किया, उसको रेस्क्यू किया, डॉलर बेचे, येन को खरीदा। 53 बिलियन डॉलर जापान ने खुद किया, कोई असर नहीं हुआ उस पर, वो वैसे का वैसे ही 164 140 था। मुझे याद है जनवरी 2025 में येन 140 हुआ करता था और अभी जुलाई में 164 हो गया। वहां चिंता खड़ी हो गई, उनका इंपोर्ट बिल बढ़ने लगा। इंटरेस्ट रेट वहां 1% है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट डिफरेंस इतना हो गया अमेरिका जापान में कि लगातार येन की बिकवाली होती रही और डॉलर की खरीदारी होती रही। तो अमेरिका ने उसको रेस्क्यू किया। बिल्कुल अमेरिका ड्रिवन, डोनाल्ड ट्रंप ड्रिवन ये जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स इस समय हो गई है। कितने समय तक रहेगी ये एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि किसी का भी राज हमेशा नहीं रहता है, और जैसे ही इसमें से, इस चंगुल में से निकलेगी दुनिया, तो आपको दुनिया कुछ किसी और तरीके की दिखाई देगी। थैंक यू सो मच शरद सर, आपके साथ जब भी बातचीत करते हैं बहुत आसान भाषा में, बहुत इंटरेस्टिंग वे में इकोनॉमी को, फाइनेंसेस को समझने का मौका मिलता है हमारे व्यूअर्स को भी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दिस वाज माय प्लेजर, थैंक यू।